हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग बीएनएसएस के जो चेंजेस डिस्कस कर रहे थे उसमें एक कुछ आगे के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। आज हमारा मेजर फोकस चैप्टर नंबर 2, 3 और 5 के ऊपर होगा, पर इन चैप्टर्स को डील करने के पहले एक छोटा सा और चैप्टर है जिसे मैं डिस्कस कर लेना चाह रहा हूँ। वो है आपका चैप्टर नंबर 23, प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और मेरा मत है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस कॉन्सेप्ट से अच्छी तरह से अवगत होंगे। इसी कारण से मैं बगैर इसके इंट्रिकेसीज़ में गए हुए जो परिवर्तन बीएनएसएस में लाए गए हैं उनकी चर्चाएं कर लेता हूं। सबसे पहले जो एक चेंज लाया गया है वो सेक्शन 289 में है, जो इस चैप्टर का पहला सेक्शन भी है। इसमें आप देखेंगे कि इस चैप्टर के यानी कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑफेंसेस बताए गए हैं जिनके ऊपर की प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। उनमें से जो ऑफेंसेस इसमें एनलिस्ट किए गए हैं वो थे कोई ऐसा ऑफेंस जो कि देश के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्पैक्ट करता हो, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि महिलाओं के अगेंस्ट किया गया हो, या फिर कोई भी एक ऐसा ऑफेंस जो कि बच्चों के विरुद्ध किया गया हो। सीआरपीसी के अंदर हम लोग देखते थे कि यहाँ पर चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज की बात की गई थी, पर बीएनएसएस में चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स को चेंज करके उसे सब्स्टिट्यूट करके केवल चाइल्ड शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया है। ऑल राइट, सो जो यहाँ पर मेजर परिवर्तन है वो ये है, चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स फ्रेज़ यूज़ किया गया था सीआरपीसी में, अब वहाँ पर केवल चाइल्ड शब्द का यूज़ किया गया है। ऑल राइट, तो एक परिवर्तन तो सेक्शन 289 में ये है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो अगला चेंज है वो सेक्शन 290 के अंदर दिया गया है। ऑल राइट, सेक्शन 290 फिर से वही टाइम लिमिट्स को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करती है, और सेक्शन 290 में आप देखिएगा, जैसे इसका 290 क्लॉज 1 इसे एक बार पढ़ लेते हैं। अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग within a period of 30 days from the date of framing of charge. All right, तो इसमें जो मुख्य चेंज क्या लाया गया है कि अब चार्ज फ्रेमिंग के डेट से के 30 दिनों के अंदर ही आपको प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन लगा देनी है। यदि आप इन 30 दिनों के अंदर नहीं अप्लाई करते हैं तो फिर प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन नहीं अलाउ किया जाएगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर भी जो चेंजेस का एक हम लोग एक सिलसिलेवार तरीका देख रहे हैं, उसी तरीके के को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी एक टाइम लिमिट इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑल राइट, इस चैप्टर में अगला चेंज सेक्शन 293 के अंदर किया गया है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही प्रोमिनेंट चेंज है ये। ऑल राइट, इसमें हम लोग सेक्शन 293 जो कि डिस्पोजल ऑफ केसेस की बात करता है, इसके क्लॉज सी और क्लॉज डी को हम लोग देखेंगे। दोनों में फ्रैक्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है और इसमें फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के कंटेक्स्ट में कुछ चेंजेस लाए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो दोनों में बस फ्रैक्शन का डिफरेंस है, इस कारण से हम लोग सबसे पहले जो क्लॉज सी है उसको एक बार पढ़ लेते हैं एंड ऑन सिमिलर ग्राउंड्स हम लोग क्लॉज डी को भी डील कर लेंगे। ऑल राइट, तो सब क्लॉज सी, आई मीन क्लॉज सी गोज एज, after hearing the parties under clause B, if the court finds that minimum punishment has been provided under the law for offense committed by the accused, it may sentence the accused to half of such minimum punishment, and where the accused is a first time offender and has not been convicted of an offense in the past, it may sentence the accused to 1/4 of such minimum punishment. अब यहाँ पर देखिए कि कोई एक ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए मिनिमम इम्प्रिजनमेंट जो है, मिनिमम पनिशमेंट जो है वो प्रेस्क्राइब्ड है। ऑल राइट, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट प्रेस्क्राइब्ड होने के बाद यदि उसमें प्ली बार्गेनिंग
की जाती है और सभी पार्टीज़ के द्वारा एक म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन तक लोग पहुंचते हैं, तो वैसे केस में क्या है कि पनिशमेंट का जो क्वांटम होगा कोर्ट 1/2 ऑफ द मिनिमम इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकती है। ऑलराइट, पर कोर्ट इसमें एक और बात का ध्यान रखेगी कि यदि जो ऑफेंडर है वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ऑलराइट, तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के केस में कोर्ट यदि चाहे तो इंस्टेड ऑफ 1/2 ऑफ द पनिशमेंट वो 1/4 ऑफ द पनिशमेंट भी दे सकती है। ऑलराइट, तो ये एक नया चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें फ्रैक्शन जो 1/4 है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के केस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे काइंडली नोट भी कर लीजिए एंड मेमोराइज भी कीजिए। सिमिलरली जब हम लोग क्लॉज डी की बात करेंगे, क्लॉज सी बात कर रहा था वैसे ऑफेंसेस की जहाँ पर मिनिमम इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड थी। अब क्लॉज डी की जब हम लोग बात करेंगे, ऐसे भी ऑफेंसेस है जहाँ पर मिनिमम इम्प्रिजनमेंट या मिनिमम पनिशमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं है। तो वैसे ऑफेंसेस जहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है, उस केस में हम लोगों को क्या करना होगा? उस केस में हम लोग देखते हैं कि जनरली जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है उसका 1/4 अवॉर्ड करने की बात थी। ऑलराइट, अब कोर्ट अगेन जो नया इंट्रोडक्शन है यहाँ पे वो ये है कि अगर अक्यूज्ड फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो वैसे केस में if the accused is a first time offender and has not been convicted of an offense in the past, it may sentence the accused to 1/6 of the punishment provided or extendable for such offense। तो वैसे केस में कोर्ट क्या कर सकती है? जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड या मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/6 अवॉर्ड किया जा सकता है। ऑलराइट, तो क्लॉज सी के अंदर आप देखिएगा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए 1/4 ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट, और क्लॉज डी में हम लोग देखेंगे कि 1/6 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए। ये नए इंट्रोडक्शंस हैं, तो इसे काइंडली नोट कर लेंगे इसे और इसे मेमोराइज कर लेंगे। एंड विद दैट वी आर डन विद दिस चैप्टर कॉल्ड प्ली बार्गेनिंग। ऑलराइट, इसके बाद लेट अस कम बैक टू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, अब यहाँ से आप देखिएगा कि 2, 3, 5 जो ये सारे चैप्टर्स हैं, 5 तो अरेस्ट की बात करता है तो उसमें कुछ कंसेप्चुअल चेंजेस भी हैं, मगर 2 हो गया, 3 हो गया, इन चैप्टर्स में फैक्चुअल अल्टरेशंस हैं जो कि मोर और लेस आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस कारण से इन्हें काइंडली आप अंडरलाइन कर लीजिए बेयर एक्ट में, और चूंकि ये फैक्चुअल अल्टरेशंस हैं तो इन्हें मेमोराइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ऑलराइट, तो लेट अस डाइव इनटू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका डील करता है विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। ऑलराइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में एक जो बेसिक चेंज लाया गया है, मेरा ख्याल है कि अभी तक सभी लोग इससे अवगत हो चुके होंगे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के जो कोर्ट्स थे उन्हें अबॉलिश कर दिया गया है बीएनएसएस के अंदर। ऑलराइट, तो ये एक अम्ब्रेला काइंड ऑफ प्रोविज़न हो जा रहा है जो कि पूरे बीएनएसएस पे लागू है। जहाँ पर भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स की बात थी उन्हें हटा दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो पहले सेक्शन 8 के अंदर हुआ करता था उसे भी हटा दिया गया है। ऑलराइट, तो अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो अल्टरेशन हम लोग इसमें देखेंगे, जो चेंज हम लोग देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे सेक्शन 15 के अंदर। यहाँ बड़े छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं, इसी कारण से इन चैप्टर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़े कंसेप्चुअल चेंजेस नहीं हैं। सेक्शन 15 में आप देखिएगा स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बात की गई है। तो जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट केवल वो व्यक्ति बन सकता था जो कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट था, लेकिन बीएनएसएस के अंदर एक बड़ा ही इसमें आप इंटरेस्टिंग चेंज पाइएगा। इसमें देखिए लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट फॉर सच टर्म एज इट मे थिंक फिट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स और, अंडरलाइन कीजिएगा यहाँ से आगे, any police officer not below the rank of superintendent of police or equivalent
ठीक है, टू बी नोन एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड द सेक्शन गोज ऑन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले तो केवल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स ही स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बन पा रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर है जो कि एसपी के रैंक का हो या उसके इक्विवेलेंट हो, वैसे पुलिस ऑफिसर्स को भी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये एक इंटरेस्टिंग चेंज है। और सेक्शन 15 में बस इतना ही बदलाव लाया गया है। जो अगला चेंज इस कंटेक्स्ट में है वो सेक्शन 19 में है। सेक्शन 19 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की बात करता है। इसका क्लॉज 1 और क्लॉज 2 सिंपली सीआरपीसी की तरह ही सेम है, जिसमें कि ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, और वो किस चीज़ के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए जाएंगे और कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स जो है वहाँ पे आर्ग्यू करने के लिए वो अपॉइंट किए जाएंगे। सिमिलरली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट, उनके पास ऑप्शन है पर वो भी कर सकते हैं। मगर जो हमारे लिए रेलेवेंट बात है वो इसके क्लॉज 3 में है। यहाँ पर एक टाइम लिमिट इंट्रोड्यूस की गई है। हम लोग देखेंगे क्लॉज 3 के अंदर कि इन केस यदि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में जो अपॉइंटमेंट की बात की गई है उसके लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो वैसे केस में क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को, ही कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, इन चार्ज ऑफ एनी स्पेसिफिक केस। लेकिन उसमें अब क्या ऐड कर दिया गया है कि आप अपॉइंट तो कर सकते हो, मगर इस अपॉइंटमेंट के पहले आपको 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यही नया ऑल्टरेशन इस सेक्शन में लाया गया है सेक्शन 19 के अंदर, कि आपको 14 दिनों का नोटिस देना पड़ेगा, किसे, टू द स्टेट गवर्नमेंट। ऑल राइट, एंड विद दैट वी आर डन विद सेक्शन 19। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 20 को। सेक्शन 20 जो है ये सेक्शन 25A जो था सीआरपीसी का, उसके साथ कॉरस्पॉन्ड करता है, और ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करता है। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में भी हम लोग बात करेंगे, तो इसमें कैसे जो है कुछ नए पोस्ट्स, एक नया पोस्ट बनाया गया है और उसके जो क्वालिफ़िकेशंस हैं टू द अपॉइंटमेंट, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पीपल टू दैट पोस्ट, उसको थोड़ा ऑल्टर किया गया है। तो ये सारी बातें सेक्शन नंबर 20 के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो द वेरी फर्स्ट थिंग क्या है कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो स्टेट में भी होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगा। तो स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दोनों जगहों पे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात कर दी गई है, एक्सप्रेसली अब दे दिया गया है यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे कि स्टेट के अंदर जो आप 20 के क्लॉज 1 सब क्लॉज A एंड B में आप रिस्पेक्टिवली देखिएगा कि स्टेट में जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जाएगा उसमें ऑफिसर्स होंगे आपके डायरेक्टर एंड डिप्यूटी डायरेक्टर। सिमिलरली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा वहाँ पे कौन होंगे, डिप्यूटी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर। तो ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है ये एक कम्प्लीटली नया पोस्ट है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन BNSS का है, CRPC के अंदर आप इसका कोई जिक्र नहीं पाएंगे। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चेंज हो जाता है इन दिस कंटेक्स्ट। ये एक नया पोस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑल राइट, अब उसके बाद आप जब देखिएगा 20 क्लॉज 2 का सब क्लॉज A एंड B, यहाँ पर दोनों जगहों पे क्वालिफ़िकेशंस दी गई हैं डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर की। तो ये क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर की जब बात की जाती है तो यहाँ पे बोला गया है कि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, ठीक है, जो कि हु हैज़ बीन एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 15 ईयर्स। पहले जब CRPC की बात हम लोग करेंगे तो वहाँ पे फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स की बात की गई थी। 10 साल अगर आप एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट काम कर रहे थे, यू वर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर। लेकिन BNSS के अंदर इस आपके प्रैक्टिस का जो रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया है। तो ये पहला अल्टरेशन इसके क्वालिफ़िकेशंस के कंटेक्स्ट में हो गया। सिमिलरली एक नया क्वालिफ़िकेशन भी ऐड कर दिया गया है जो कि आप देखेंगे उसी में,
और इज़ और हैज़ बीन अ सेशंस जज, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अभी सेशंस जज है और ही हैज़ बीन अ सेशंस जज, यानी कि रिटायर्ड सेशंस जज जो हैं उनको भी एज डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये कम्प्लीटली नया क्वालिफिकेशन ऐड किया गया है, इसीलिए ये एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब जब आप क्लॉज बी को देखोगे तो उसमें आप पाओगे कि असिस्टेंट डायरेक्टर के क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर के क्वालिफिकेशन क्या क्या हैं, यहाँ पर भी आप दो क्वालिफिकेशन देखेंगे। पहला कि वो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होनी चाहिए फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। ऑलराइट, कितने साल? नॉट लेस देन 7 ईयर्स। और इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन है दैट ही हैज़ बीन अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पर देखिएगा कि इज़ नहीं यूज़ किया गया है, जैसा कि डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर के केस में क्या था कि और इज़ और हैज़ बीन अ सेशंस जज, यहाँ पर केवल लिखा गया है और हैज़ बीन अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी जो करेंटली एज अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सर्व कर रहे हैं, क्या वो एज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट किए जा सकते हैं? तो वो ऐसा नहीं अपॉइंट किए जा सकते हैं। ही हैज़ बीन मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, रिटायर हो गए हैं, तो वैसे केस में उन्हें एज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट किया जा सकता है। ऑलराइट, और हायरार्की की बात है, हायरार्की तो इट गोज़ इन द सेम फैशन कि सबसे ऊपर डायरेक्टर आएंगे, डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट डेप्यूटी डायरेक्टर होंगे एंड ऑफ कोर्स असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे, और असिस्टेंट डायरेक्टर जो है डेप्यूटी डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट होंगे। तो आप एक ऐसे हायरार्की बना लेना, सबसे ऊपर डायरेक्टर हो गए, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर हो गए एंड देन कम्स असिस्टेंट डायरेक्टर। ऑलराइट, और 20 क्लॉज 6 देख लीजिएगा। 20 क्लॉज 6 के अंदर जो है बड़ी ही सिंपल सी बात बताई गई है कि जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हो गए, ये सभी के सभी दे विल बी सबऑर्डिनेट टू द डेप्यूटी एज वेल एज द असिस्टेंट डायरेक्टर। इसमें चेंज क्या है भाई कि पहले तो डेप्यूटी डायरेक्टर के ही सबऑर्डिनेट थे, एंड इट इज़ क्वाइट सिंपल कि पहले जब असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट नहीं थी तो उनके सबऑर्डिनेट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। पर एक नए पोस्ट के इंट्रोडक्शन के साथ अब असिस्टेंट डायरेक्टर के भी सबऑर्डिनेट ये सारे के सारे पोस्ट्स हो जाएंगे। ऑलराइट, अब सेक्शन 20 का जो कुछ नया इंट्रोडक्शन है उन सबको हम लोगों को देखना होगा, मेमोराइज भी करना पड़ेगा। इसमें 20 के क्लॉज 7, 8, 9 और 10 ये सारे जो हैं 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 में क्या बताया गया? पावर्स एंड फंक्शंस बताए गए हैं। पावर्स एंड फंक्शंस किनके? डायरेक्टर के, डेप्यूटी डायरेक्टर के, असिस्टेंट डायरेक्टर के। और ये सारे के सारे बड़े ही इम्पॉर्टेंट पावर्स एंड फंक्शंस हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इस कारण से इन सभी को आप अंडरलाइन भी कर लें और मेमोराइज भी करने का प्रयास करें। तो 20 क्लॉज 7 में आप देखिएगा कि डायरेक्टर के पावर्स एंड फंक्शंस की बात करता है। तो इसमें क्या क्या बातें की गई हैं? सबसे पहले कि डायरेक्टर क्या कर सकते हैं कि वो मॉनिटर कर सकते हैं, एक्सपेडाइट कर सकते हैं, या फिर सुपरवाइज़ करेंगे एक तरह से फाइलिंग ऑफ अपील्स वगैरह को। तो किन मामलों को ऐसा वो मॉनिटर कर सकते हैं या एक्सपेडाइट कर सकते हैं? तो वैसे सारे मामले, वैसे सारे ऑफेंसेस जिसमें कि सज़ा आइदर पनिशमेंट ऑफ डेथ हो, पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, या फिर अबाउट 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट ऑफ अबाउट 10 ईयर्स हो। ऑलराइट, तो वैसे सभी मामले किनके जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल कर रहे हैं? ये डायरेक्टर के जुरिस्डिक्शन में एक तरह से फॉल कर रहे हैं। अब सिमिलरली जब आप क्लॉज 8 देखोगे तो क्लॉज 8 में आप पाओगे कि डेप्यूटी डायरेक्टर की बात की गई है, जिनमें कि सिमिलरली एग्जामिन करने की बात आती है, स्क्रूटनाइज कर सकते हैं पुलिस रिपोर्ट्स को, मॉनिटर कर सकते हैं केसेस को, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ मैटर्स को इंश्योर कर सकते हैं। और इसमें आप फिर देखेंगे, फिर क्वेश्चन आएगा कि किन मामलों को देख सकते हैं। तो वैसे सभी मामले जिसमें कि सज़ा 7 साल से ज़्यादा पर 10 साल तक की हो। ऑलराइट, 10 साल से ऊपर के मामले तो डायरेक्टर ही देख रहे थे, तो 7 साल से ऊपर और 10 साल तक के जो मामले हैं वो सारे डिप्यूटी डायरेक्टर के जुरिस्डिक्शन में फॉल करेंगे।
और जब असिस्टेंट डायरेक्टर की बात होगी तो वो सारे वैसे मामलों को मॉनिटर करेंगे जिसमें सज़ा 7 साल से कम की है, ठीक है। और जो सब क्लॉज 10 है एक तरह से रेसिड्यूअरी टाइप का प्रोविज़न है, जिसको आप देख लीजिए। ये इट गोज एज कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 7, 8 एंड 9, द डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन shall have the power to deal with and be responsible for all proceedings under this संहिता। ऑलराइट, इस संहिता के अंदर और जो भी प्रोविजन है उन सब के साथ डील करने का पावर उनको दिया गया। एक तरह से काइंड ऑफ रेजिड्यूरी प्रोविजन है इसमें, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विथ चैप्टर नंबर 2। मूविंग ऑन, अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 में बात कर लेते हैं। कुछ जो कोर्ट्स के पावर्स में ऑल्टरेशंस की गई हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आप देखिए सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 में, अब ये प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाने वाला सवाल था कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितना फ़ाइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप देखिएगा कि फ़ाइन का अमाउंट बढ़ा दिया गया है, बदल दिया गया है, और वही ऐसे ही माइनर चेंजेस किए गए। तो सबसे पहले सेक्शन 23 की बात हम लोग कर लेते हैं, जो कि सेंटेंसेस विच मैजिस्ट्रेट्स में पास इसकी बात करता है। तो इसमें देखिए कुछ चेंजेस किए गए हैं जेएमएफसी जेएमएससी दोनों के केस में। क्या सबसे पहला तो एक बड़ा प्रोमिनेंट चेंज जो किया गया है कि कम्युनिटी सर्विस को भी ऐड कर दिया गया है, यानी जेएमएफसी और जेएमएससी दोनों जो है कम्युनिटी सर्विस एज ए पनिशमेंट भी दे सकते हैं। और आप देखिएगा कि जब जुडिशल मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास की बात होती है तो जुडिशल मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास पहले 10,000 तक का फ़ाइन दे सकते थे। अब इस अमाउंट को बढ़ा करके कर दिया गया है कितना, ये 50,000 रुपये तक का फ़ाइन अब दे सकते हैं। सिमिलरली जब जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की बात होगी तो वहाँ पर भी फ़ाइन के अमाउंट को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 10,000 रुपये कर दिया गया है। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चेंज है, इसको आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया से देख लीजिएगा। 50,000 रुपये जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के केस में, 10,000 रुपये जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के केस में। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 25 को। सेक्शन नंबर 25 जो है ये बात करता है आपका सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। जब सेवरल ऑफेंसेस की बात की जाती है कि एक साथ अगर कई ऑफेंसेस हुए हैं और उनकी सज़ा दी जा रही है, तो अब इसमें वही देखा जाता है कि कितने तक की सज़ा कितनी सज़ा दी जा सकती है। अगर कंजिक्यूटिव वैसे सज़ा दे दी गई है तो कई बार क्या होता है कि अब 7 साल तक ही सज़ा देने के लिए कॉम्पिटेंट हैं मैजिस्ट्रेट, और टोटल जो है क्यूमुलेटिव पनिशमेंट जो है 10 साल हो गया। तो क्या अब वो मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड हैं कि वो 10 साल की सज़ा भी प्रेस्क्राइब कर दें? तो इसमें कुछ कंडीशंस ले डाउन किए गए थे जो कि सीआरपीसी में भी अवेलेबल थे। इसमें सिंपली 2 कंडीशंस हैं। पहला ये कि जो कोर्ट या मैजिस्ट्रेट की पावर है, कॉम्पिटेंसी है, उसके ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है कि 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं तो वो 14 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सीआरपीसी में क्या था, दूसरा कंडीशन ये था कि किसी भी सूरत हाल में वो क्यूमुलेटिव जो है सज़ा 14 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बीएनएसएस में उसको चेंज कर दिया गया है। बीएनएसएस में कहता है कि क्यूमुलेटिवली अब वो सज़ा जो है 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहले था कि अगर ट्वाइस आपका सीजेएम जैसे थे 10 इयर्स पनिश कर सकते थे और 7 इयर्स पनिश कर सकते थे, तो 14 इयर्स ऑफ कोर्स 14 तक पे ही लिमिट था। लेकिन अगर हम लोग सेशन जज की बात कर लेंगे या असिस्टेंट सेशन जज की बात कर लेते हैं उस समय पे, वो उनका तो ट्वाइस अगर आप देखिएगा तो 20 इयर्स चला जा रहा था, मगर अल्टीमेटली क्या होता था कि 14 इयर्स पे ही आपकी कॉम्पिटेंसी को कैप कर दिया जा रहा था, उसके बियॉन्ड नहीं दे सकते थे आप सज़ा। लेकिन बीएनएसएस यहाँ पर थोड़ा सा लिबरल होता है और आपको 20 इयर्स तक की सज़ा देने को परमिट कर देता है। तो ये एक बड़ा ही प्रोमिनेंट चेंज है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ये आपको
सेक्शन 25 क्लॉज 2 के प्रोवाइजो का क्लॉज ए है, ठीक है। इसमें कितना 20 साल की बात की गई है। साथ ही साथ अब इसमें आप देखिएगा 25 का जो क्लॉज 1 है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि मल्टीपल ऑफेंसेस के केस में क्या होता था कि अगर सज़ा कंसिक्यूटिवली रन कर रही है या कंकरेंटली रन कर रही है, ये किन ग्राउंड्स पे आप दीजिएगा इसका कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं था। सीआरपीसी में कम्प्लीटली मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रेशन था। अब जो है इसमें वो कंप्लीट डिस्क्रेशन पर नहीं छोड़ा गया है, बीएनएसएस में वो ग्राउंड भी एक तरह से मेंशन कर दिए गए। अब एक्सप्रेस जो है ग्राउंड्स वैसे एज सच नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसमें लिखा गया है, आप देखिएगा कि द कोर्ट शैल कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ सच ऑफेंस ऑर्डर सच पनिशमेंट टू रन कंकरेंटली और कंसिक्यूटिवली। तो अब यहाँ पे किस ग्राउंड पे आप कंसिक्यूटिव दे रहे हो या कंकरेंट दे रहे हो ये भी देखा जाएगा, और वो ग्राउंड क्या होगा, कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ सच ऑफेंस। तो ग्रेविटी को देखे बगैर आप ऐसे नहीं दे सकते हैं। तो इट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टन ग्राउंड्स बेस्ड अपॉन विच कंसिक्यूटिव और कंकरेंट रनिंग ऑफ द पनिशमेंट कैन बी प्रोवाइडेड। ऑल राइट, with that we are done with chapter 3. all right, हमारे डिस्कशंस में जो अगला चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 5, जो कि अरेस्ट ऑफ पर्सन्स की बात करता है। और जो सबसे पहला चेंज हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं वो सेक्शन नंबर 35 के अंदर है, which talks about when पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। आप सेक्शन 35 का क्लॉज 7 काइंडली देखिए। ये एक नया प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या दिया गया है कि यदि ऑफेंस जो है इट इज़ पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट दैट इज़ लेस देन 3 years and the person who has committed that offense is either an infirm or a person above 60 years, ठीक है, या तो वो इन्फॉर्म है या फिर is a person above 60 years। तो वैसे केस में क्या है कि बिना डीएसपी या उसके ऊपर के रैंक के किसी अधिकारी के परमिशन के वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि गिरफ्तार करने का जो पावर है, पुलिस के पास ये पावर है कि वो बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन उस पावर के ऊपर भी एक राइडर लगाया गया है, और वो राइडर ये है कि यदि पनिशमेंट जो है वो इम्प्रिजनमेंट लेस देन 3 years है, और साथ ही साथ वो व्यक्ति जो ऑफेंडर है वो एक इन्फॉर्म पर्सन है या फिर इज़ अ पर्सन हुज एज इज़ अबव 60 years, तो वैसे केस में हमें किसके परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, डीएसपी रैंक के किसी भी अधिकारी या उसके किसी भी सीनियर रैंक के अधिकारी की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, और तभी जाकर के बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया सेक्शन नंबर 35। अगला चेंज सेक्शन 36 में किया गया है, जो ये सेक्शन बात करता है प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अरेस्ट एंड द राइट्स ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ द पर्सन मेकिंग अरेस्ट, ठीक है। तो इसका जो प्रोमिनेंट जो एक चेंज लाया गया है वो सेक्शन 36 के क्लॉज सी में है। जनरल रूल ये बोलता है कि द ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, उनकी ये ड्यूटी है कि गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को बताएं कि भाई आपके पास एक राइट है कि आप अपने किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव या एनी अदर पर्सन को आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है। तो सीआरपीसी के अंदर एनी अदर पर्सन टर्म का यूज़ नहीं किया गया था, यानी कि सीआरपीसी में क्या होता था कि आपको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करने के बाद आपके पास ये राइट था अरेस्ट होने वाले व्यक्ति के पास कि उसे गिरफ्तार करने वाला ऑफिसर ये इन्फॉर्म करे कि आप अपने किसी भी रिलेटिव या फिर फ्रेंड को इन्फॉर्म कर सकते हो। मगर बीएनएसएस में यहाँ पर रिलेटिव, फ्रेंड और एनी अदर पर्सन ये भी जोड़ दिया गया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एनी अदर पर्सन नेम्ड बाय हिम, जिसको कि अरेस्ट होने वाला व्यक्ति नामित करे, उसे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि XYZ को अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, बड़ी ही सिंपल चेंज है, नथिंग हरक्विलियन। सो
That is all about section 36. Let us move on to section 37. सेक्शन 37 की यदि हम लोग बात करें तो इट इज़ क्वाइट सिनोनिमस, और कह सकते हैं कि ये कॉरस्पॉन्ड करता है सीआरपीसी के सेक्शन 41C से। सेक्शन 41C में वहाँ कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी, यहाँ पर भी वही बात की जाती है। जब आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की भी चर्चा की जा रही है। सिंपल टर्म्स में यहाँ भी कंट्रोल रूम्स एस्टैब्लिश करने की बात है, जो कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों लेवल्स पे होंगी। लेकिन जब डेजिग्नेटेड ऑफिसर की बात है तो यहाँ पर एक डिफरेंस आ जा रहा है। आप देखिएगा सेक्शन 37 में सीआरपीसी के अंदर क्या प्रोविज़न था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अरेस्ट होने वाले व्यक्ति का नाम और एड्रेस इसे कंट्रोल रूम के बाहर एक नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करती थी। सीआरपीसी ये प्रोविज़न प्रोवाइड कर रहा था कि हर ज़िले में भाई जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाएगा कि इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। ऑलराइट, मगर जो ये डेटा पूरा कलेक्ट करने का काम था वो स्टेट लेवल के कंट्रोल रूम का काम था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन अब सेक्शन 37 जो बीएनएसएस का है ये एक पुलिस ऑफिसर को डेजिग्नेट कर देता है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस डेटा को कलेक्ट करे और मेंटेन करे। और ऐसा पुलिस ऑफिसर हर ज़िले में और हर थाने में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, वो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर कहलाएगा। और अब जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई किस रैंक के अधिकारी को आप ऐसा डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर बना सकते हैं, तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के नीचे के किसी भी अधिकारी को, उसके नीचे के रैंक के किसी भी पुलिस ऑफिसर को हम लोग डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर नहीं बना सकते हैं। ऑलराइट, तो मुख्य तो ये हो गया। और यहाँ पर अब सिंपल है, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर जो भी है उसकी ये ड्यूटी है कि वो अरेस्ट होने वाले सभी व्यक्तियों के नाम और डेटा को कंपाइल करके रखे, मेंटेन करे वो डेटा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक और चेंज आप देखिएगा इसी सेक्शन 37 के ही अंदर कि वो जो इन्फॉर्मेशन पहले वहाँ कंट्रोल रूम के बाहर डिस्प्ले किया जा रहा था, अब वो हर एक पुलिस स्टेशन में डिस्प्ले किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी डिस्प्ले किया जाएगा। ऑलराइट, और साथ ही साथ पहले जो है सीआरपीसी के अंदर ये डिस्प्ले हो रहा था केवल एक नोटिस बोर्ड पे। अब विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर डिजिटली भी हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं तो दैट इज़ गुड इनफ एज वेल। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि इट कैन बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड इन एनी मैनर इंक्लूडिंग इन डिजिटल मोड, तो वो किसी भी तरीके से प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया जा सकता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 37। अब हम लोग यदि बात करें सेक्शन 40 की, सेक्शन 40 बात करता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन की। सिमिलरली सीआरपीसी में भी देखिए अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन की चर्चा की गई है, लेकिन सीआरपीसी और बीएनएसएस में फिर से एक डिफरेंस आ रहा है टाइम पीरियड का। वहाँ पर क्या था कि आप गिरफ्तार कर सकते, सीआरपीसी में जो अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन था कि वो गिरफ्तार कर सकते थे, और गिरफ्तार करने के बाद वो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर देते और वो पुलिस वाला जो है रीअरेस्ट कर सकता था उस व्यक्ति को। लेकिन जब बीएनएसएस की हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ बीएनएसएस में अरेस्ट तो कर ही सकता है व्यक्ति, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा उसके सामने अगर कर रहा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसके कंडीशंस हैं, उस पर अगर अरेस्ट कर लिया उस व्यक्ति को तो गिरफ्तार करने के 6 घंटे के अंदर अंदर, ये देखिए टाइम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, विद इन 6 आवर्स वो प्राइवेट पर्सन जो है उस व्यक्ति को एक पुलिस वाले के पास या फिर किसी पुलिस स्टेशन में ले जा करके हैंड ओवर कर देगा। तो पहला चेंज तो ये आ गया कि यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ 6 आवर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि प्राइवेट पर्सन उसे अरेस्ट करे, उसके 6 घंटे के अंदर आप पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट कर दीजिए उसको, अरेस्ट होने वाले व्यक्ति को। और इसके अलावा क्या है, सीआरपीसी में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टर्म यूज़ किया गया था, वो था रीअरेस्ट। लेकिन बीएनएसएस जो है रीअरेस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। रीअरेस्ट की जगह यहाँ पर यूज़ क्या किया गया, शैल टेक हिम इन कस्टडी। ठीक है,
तो शैल टेक हिम इन कस्टडी की बात करी जाती है, रियरेस्ट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये दो चेंजेस जो हैं इस सेक्शन में लाए गए हैं। विद दैट द चेंजेस ऑफ सेक्शन 40 आर ऑल्सो कंप्लीटेड। अब जो अगला चेंज है और बड़ा ही प्रोमिनेंट चेंज है, आप देखिएगा प्रोसीजरल एस्पेक्ट से, वो है आपके सेक्शन नंबर 43 के अंदर। सेक्शन 43 प्योरली प्रोसीजरल सेक्शन भी है। ये बताता है कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा, अरेस्ट हाउ मेड। तो हम लोग भाई इतने दिनों से सीआरपीसी को पढ़ते आ रहे हैं, कई इसमें आपने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस वगैरह भी देखी हैं कि हैंडकफिंग जो है इंडिया में वैसा बहुत इसका इट वाज नॉट इन वोग, और हैंडकफिंग को सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स के भी थ्रू कहा था कि अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नेसेसरी आप हैंडकफिंग नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन अब बीएनएसएस जो है हैंडकफिंग को भी परमिट कर देता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। तो अब इसमें वो उन्होंने एनलिस्ट किया है, बीएनएसएस एनलिस्ट करता है सर्टेन ऑफेंसेस को जहाँ पर कि हैंडकफिंग की जा सकती है। तो आप इसको देखिएगा कि हैंडकफिंग पहले ऑफ कोर्स अलाउड नहीं थी अंडर सीआरपीसी। अब जो है कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस हैंडकफिंग की जा सकती है, और कुछ ऑफेंसेस इसमें एनलिस्ट भी किए गए हैं। तो मैं कुछ ऑफेंसेस का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ, और बाकी जो है आप लोग सेक्शन 43 में जा कर के इसको एक एक करके देख लेना। तो इसमें आप देखोगे कि अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है या रिपीट ऑफेंडर है, या कोई ऐसा व्यक्ति है हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी, वो मर्डर के लिए लायबल है, रेप का वो अक्यूज़ड है, या एसिड अटैक का अक्यूज़ड है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अक्यूज़ड है, तो ये सारे देख रहे हैं बड़े ही ग्रेव नेचर के ऑफेंसेस हैं। तो ऐसे ऑफेंसेस के लिए जो अक्यूज़ड लोग हैं उनको हैंडकफ भी कर सकती है पुलिस। तो एक ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चेंज भी है सीआरपीसी के कंपैरिजन में, तो इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, अब अगला जो प्रोमिनेंट चेंज, इस प्रोमिनेंट तो एज सच नहीं कहा जाएगा, बट आप देखिए सेक्शन नंबर 50। सेक्शन नंबर 50 बताता है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। अब उसमें क्या था कि अगर अरेस्ट कर रहे हैं आप, तो ऑफ कोर्स अरेस्ट करने वाले ऑफिसर या इवन इन जो भी अरेस्ट कर रहा था व्यक्ति, उसके पास ये पावर था कि कोई ऑफेंसिव वेपन अगर ऑन द पर्सन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन है तो उसे आप सीज कर सकते थे। अब यहाँ पर एक फ्रेज जोड़ दिया गया, इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट इज मेड। बीएनएसएस में एक फ्रेज जोड़ा गया, इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट इज मेड। पहले ये टाइम फ्रेम नहीं था, ठीक है। तो अब बीएनएसएस जो है यहाँ पर भी देखिए एक्सपेडाइट करना चाह रहा है प्रोसेस को, कि इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट इज मेड, अगर जैसे ही अरेस्ट हुआ यू मस्ट डू इट इमीडिएटली, कि अगर कोई भी ऑफेंसिव वेपन पाई जाती है ऑन द बॉडी ऑफ द पर्सन अरेस्टेड तो आप उसको सीज कर लीजिए, ठीक है। ऑलराइट, ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 50। मूविंग ऑन, अब लेट अस सी सेक्शन नंबर 51। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज तो नहीं है, बट कीपिंग इन द स्पिरिट ऑफ अल्टरेशन और न्यू एक्ट इनैक्टेड इन द मेडिकल प्रोफेशन, उसे कर दिया गया। इसमें आप देखोगे एक्सप्लेनेशन बी में, सेक्शन 51 के एक्सप्लेनेशन बी में जब आप देखोगे तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन है उसको अब ऑल्टर करके नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 जो पास किया गया उसमें जो आरएमपी का डेफिनेशन है उसको इंक्लूड कर लिया गया, एंड दैट इज़ ऑल। सिमिलरली अब आप देखो सेक्शन 52, इसमें बात की जाती है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड ऑफ रेप की, ठीक है। तो अक्यूज्ड ऑफ रेप का जो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है, तो अब कौन करवा सकता है इसको, तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर हो सकता है। पहले जो है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर हुआ करता था, लेकिन अब एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर रेप के अक्यूज्ड किसी भी व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, ओके। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 53। 53 में अब यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग बड़ा ही प्रोसीजरल सा ही चेंज है।
सेक्शन 53 क्लॉज 1 का प्रोवाइजो आप देखिए, उसमें इन कॉमन पार्लेंस जो बात की गई है, पहले कोई भी व्यक्ति यदि अरेस्ट हो रहा था तो अरेस्टेड व्यक्ति का एग्जामिनेशन, एक बार एग्जामिनेशन करवा लिया गया, एंड दैट यूज्ड टू बी ऑल। लेकिन अब इस केस में क्या कहा जा रहा है कि यदि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को या मेडिकल ऑफिसर को ये लगता है कि एक से अधिक मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, ये नेसेसरी है, तो वैसे केस में मल्टीपल एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट करवाई जा सकती हैं। देयर इज़ नो बार अपॉन दैट। तो अब इसमें सिंपली वही लिख दिया गया कि अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन अगर एक से ज़्यादा बार भी करने की ज़रूरत है तो इट कुड बी डन। ऑलराइट, सेक्शन 53 क्लॉज 1 प्रोवाइजो। ओके देन, मूविंग ऑन, नेक्स्ट सेक्शन हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन 54 की, जिसमें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, जो गिरफ्तार कर लिए गए व्यक्ति हैं उनको आइडेंटिफिकेशन की भी बात कीजिएगा। जैसा कि आप बीएसए में भी देखोगे, टीआईपी की बात जो आती है सेक्शन 7 के अंदर आएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी एक तरह से टीआईपी वाली बात ही है कि कैसे उसके आइडेंटिफिकेशन वगैरह को इंश्योर करने का क्या प्रोविजन। इसमें एक नया एडिशन भी किया गया है, हालांकि कोई बहुत ही वैसा रेवोल्यूशनरी एडिशन नहीं है, हम लोग जो देखते आ रहे हैं ऑन द लाइन ऑफ दोज चेंजेस ओनली है। जो फ्रेज इसमें जोड़ा गया है वो है आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऑलराइट, अब इसमें देखिए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से भी जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, यानी टीआईपी वगैरह करवा रहे हो आप, तो उसको जो है आप ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रिकॉर्ड भी कर लो। एक तरह से बस प्रोसीजरल सेफ गार्ड है कि इसमें कोई भी ऊंच नीच ना हो, प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो किया जाए। ओके, हाँ, एंड फाइनली द वेरी लास्ट प्रोविजन जो कि हमारे लिए फ़िलहाल काम की है ऑफ दिस चैप्टर, सेक्शन नंबर 58, नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। ऑलराइट, ये तो भाई बड़ा ही कॉमन टाइप का प्रोविज़न है, जिसमें कि अगर अरेस्ट कर लिया गया है किसी भी व्यक्ति को तो 24 घंटे से ज़्यादा उसे डिटेन नहीं कर सकते हैं आप, आपको प्रेजेंट करना होगा इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट। अब पहले जो है मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन की कोई चर्चा नहीं की गई थी, पर अभी बीएनएसएस के सेक्शन 58 में कैटेगरिकली लिख दिया गया है कि वेदर द मैजिस्ट्रेट हैज़ जुरिस्डिक्शन और नॉट, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस एज सच। ऑलराइट, तो इसको हम लोग एक बार सेक्शन को भी देख लेते हैं। सेक्शन 58 जो कि बताता है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। इसमें द वेरी लास्ट लाइन एंड द वेरी लास्ट फ्रेज वहाँ पर आप पाओगे कि वेदर हैविंग जुरिस्डिक्शन और नॉट, इसको आप अंडरलाइन कर लो। एंड दैट इज़ ऑल, वी आर डन विद चैप्टर नंबर 5। एंड अब आगे के कुछ और चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग 1 by 1 आगे के वीडियोस में डिस्कस करते जाएंगे। फॉर टुडे दिस इज़ इट, थैंक यू।